बीपीएससी 69वीं के लिए कर रहे हैं हम लोग रिवीजन, और आज करने वाले हैं आधुनिक भारत से जुड़े एक इम्पोर्टेंट टॉपिक जनजातीय आंदोलन के बारे में, जिनसे प्रायः प्रतिवर्ष क्वेश्चंस देखने को मिलते हैं। तो इसमें हम लोग करेंगे जनजातीय आंदोलन से जुड़े हुए इम्पोर्टेंट फैक्ट्स को। और मॉडर्न हिस्ट्री में तो ये इसलिए भी इम्पोर्टेंट हो जाता है क्योंकि ये हमारे आज़ादी के आंदोलन के साथ भी जुड़ा हुआ है और उसके पहले भी जुड़ा हुआ है, तो दोनों ही तरह के स्तर पर इससे क्वेश्चन बनते हैं। इसके साथ हम लोग देखेंगे प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को, जो हम लोग अपने हर वीडियो में करते हैं। वीडियो के अंत में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को देखते हैं। तो शुरू करते हैं आज का वीडियो, जो है जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ है। अंग्रेजों के आने से पहले जो आदिवासी थे वो जंगल में रहते थे शांतिपूर्ण तरीके से, और इत्मीनान से जो जंगल के संसाधन थे, आप कह सकते हैं प्राकृतिक संसाधन थे, उसका वो उपयोग किया करते थे। अंग्रेजों ने इंग्लैंड में हो रही औद्योगिक क्रांति को समर्थन देने के लिए जंगलों से कच्चा माल प्राप्त करने की इच्छा, उनका जो सोर्स था रॉ ऑफ मटेरियल्स का, वो जंगल ही था। तो अब क्योंकि जंगलों के जो भी जंगल के उत्पाद होते थे, इसको जनजाति लोग अभी तक शांतिपूर्ण तरीके से और अपना समझ के खुले तरीके से इसका प्रयोग कर रहे थे। अचानक ही अंग्रेजों ने आकर इसे बंद कर दिया और अलग अलग तरह के प्रतिबंध लगाने शुरू कर दिया। कुछ शोषणकारी नीतियां भी बनी। इससे आदिवासी समूह आक्रोश में आ गया। तो वो आदिवासी वर्ग जो बिना किसी प्रतिबंध के कृषि, शिकार, मछली पालन यानी जंगल के रिसोर्सेज का यूज कर रहा था, अचानक ही उसके ऊपर आप बड़े बड़े प्रतिबंध लगा दोगे, कानून लेकर के आओगे, फिर तो उन्हें तो दुख होता ही है और वो विद्रोह करेंगे ही, क्योंकि उनका जो पूरा दुनिया है ना वो जंगलों तक ही सीमित है। आदिवासियों के लिए अपना कानून हुआ करता था, लेकिन अंग्रेजी राज्य विस्तार के बाद उनके व्यक्तिगत कानून में भी हस्तक्षेप करने लगे। इस वजह से दो बातें हुई। एक तो इनकी जो जमीन थी इनके पास वो सिमटने लगी, क्योंकि बाकी जमीनों पर अंग्रेज कब्जा करने लगे, तो वो जमीन इनकी सिमटने लगी। दूसरा क्या हुआ, जो स्थिति हुआ वो ये कि ये लोग जो अपने डे टू डे लाइफ के लिए भी प्राकृतिक संसाधन और वन उत्पादों को यूज करते थे, उसके ऊपर भी सीमा लगा दी गई। खेती को स्थानांतरित करने जैसे प्रथाओं पर प्रतिबंध लगा दिया गया। तो आदिवासियों की स्थिति जो है आर्थिक रूप से एकदम क्षीण हो गई। आदिवासी जो है वो बाहर के लोगों को दिकू कहते थे। तो आदिवासी लोग जो बाहर के लोग आते थे, गैर आदिवासी, उनको दिकू कहते थे। और दिकू से उनका तात्पर्य होता था उन लोगों से जो प्रायः उनको परेशान किया करते थे, जैसे कि महाजन हो गए, ठेकेदार हो गए, जमींदार हो गए, ये लोग। इसके अलावा आदिवासियों की सदियों पुरानी धार्मिक प्रथा थी। और जनरली मैं कई बार क्लासेस के दौरान भी इस बात पे चर्चा किया हूँ कि इंडियन लोग बहुत ज़्यादा अपने धर्म को लेकर के सेंसिटिव होते हैं, और आदिवासी लोग तो और भी अपने धार्मिक प्रथाओं से जुड़े होते हैं। तो इस स्थिति में जब ईसाई मिशनरियों ने ईसाई धर्म के प्रसार के प्रयास को करना शुरू किया, तो अंग्रेजों के प्रति एक नाराजगी तो इस कारण से भी बढ़ा। इसके बाद उनके जीने के तरीके में हस्तक्षेप करने लगे थे। भारत में जो विभिन्न क्षेत्रों के विविध जनजातीय समुदाय थे, इन्होंने ब्रिटिश शासन के समय में ब्रिटिश भारत सरकार के शोषणकारी और भेदभावपूर्ण प्रथाओं के खिलाफ विद्रोह प्रारंभ कर दिया। तो अब हम लोग कुछ जनजातीय विद्रोह को पढ़ लेते हैं जो हमारे एग्जाम के लिए है जरूरी। पहला हम लोग पढ़ेंगे सन्यासी विद्रोह। 1763 से 1800 ईस्वी तक, बहुत लंबे समय तक चला, ये पार्ट पार्ट करके चलते रहा। स्थान था इसका बंगाल और बिहार। विद्रोहकारी थे शंकराचार्य के अनुयायी। कारण था हिंदू, नागा और गिरी के सशस्त्र सन्यासियों का तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। अब आप ये सोच रहे होंगे कि सन्यासी है तो फिर सशस्त्र सन्यासी क्यों है? क्योंकि ये जो सन्यासी लोग हैं ये पहले सेना में काम करते थे। तो इन लोगों का जो जीवनचर्या था या फिर जो जिंदगी जीने के जो पैटर्न्स थे, उसमें शस्त्र ये लोग यूज करते थे। इन्होंने क्या किया, इन सन्यासियों को तीर्थ यात्रा पर जाना प्रतिबंध कर दिया। तो अभी हम लोग पढ़ रहे थे ना कि भारत में धर्म जैसे सेंसिटिव विषय पे तो बहुत ज़्यादा हस्तक्षेप नहीं ही होना चाहिए, और भारत के लोग धर्म को लेकर बहुत सेंसिटिव होते हैं। इनकी तीर्थ यात्रा पर प्रतिबंध लगा दिया गया। फिर इन्होंने विद्रोह किया। 18वीं सदी के अंतिम वर्षों में 1763 से 1800 के आसपास अंग्रेजों ने तत्कालीन भारत के कुछ भागों में सन्यासियों के उग्र आंदोलन को देखा। इस जो अलग अलग क्षेत्र में आंदोलन हो रहे थे, क्योंकि ये लोग उस समय सन्यासी रूप में आ गए थे, तो इसे सन्यासी विद्रोह कहा जाता है। पर जनरली ये लोग जो है ना फ्रेंड, वो सन्यासी पार्टिकुलरली है नहीं, ये लोग हैं लोग
पहले के सैनिक जो बाद में सन्यासी में कन्वर्ट हुए हैं, और कुछ जो है वो सन्यासी भी है, लेकिन अधिकतर संख्या इन्हीं लोगों की है। ये आंदोलन अधिकांशतः उस समय ब्रिटिश भारत के बंगाल और बिहार में हुआ। अब एक इम्पोर्टेंट फैक्ट जो हमारे एग्जाम के लिए है, बंकिम चंद्र चटर्जी, इन्होंने 1882 में एक उपन्यास लिखा था, आनंद मठ, ये जो पुस्तक है। कई बार ये पूछा गया है आनंद मठ के रचयिता कौन थे, बंकिम चंद्र चटर्जी। और आनंद मठ में किस विषय को उल्लेख किया गया है, तो वो विषय है सन्यासी विद्रोह। बंकिम चंद्र चटर्जी द्वारा 1882 में लिखा गया था एक उपन्यास है आनंद मठ, इसमें सन्यासी विद्रोह का उल्लेख किया गया है। इन सन्यासियों में अधिकतर आदि शंकराचार्य के अनुयायी थे। सन्यासी विद्रोह को खत्म करने के लिए बंगाल के तत्कालीन गवर्नर जनरल, जो कि बन चुके थे, गवर्नर से गवर्नर जनरल बन चुके थे, वारेन हेस्टिंग्स, इसने कई कठोर कदम उठाए। 1820 में अंग्रेजों ने इस आंदोलन को बुरी तरह से दमन कर दिया और ये जनजातीय आंदोलन समाप्त हो गया। फ्रेंड्स, हम ऐसे ही वीडियो के साथ आपसे मिलेंगे, और अगर आप करते हैं बीपीएससी, यूपीएससी या किसी भी स्टेट पीसीएस स्तर की तैयारी, और चीज़ों को जानने में समझने में आपको आ रही है दिक्कतें, या जानने समझने के बाद जब आप पेपर हल करते हो उस समय कन्फ्यूज़न की स्थिति हो रही है, तो आप कर लीजिए चैनल को सब्सक्राइब और जुड़ जाइए हमसे। हम पिक्चोरियल फॉर्म, ग्राफिक्स, डाटा और 3D इमेजेस के जरिए आपके उन सारे कन्फ्यूजन्स को दूर करने का प्रयास करेंगे। तो आज हम लोग कर रहे हैं जनजातीय आंदोलन, और अब हम लोग आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे, जिसमें हम लोग देखेंगे जनजातीय आंदोलन से जुड़े कई अन्य फैक्ट्स को। आप इन स्लाइड्स का स्क्रीनशॉट लेके रख सकते हैं, जो आपके लिए डिजिटल नोट्स बनाएंगे। अगला है पहाड़िया विद्रोह। ये हो रहा है 1779 ईस्वी में। अंग्रेजी हुकूमत के खिलाफ भारत की आज़ादी के आंदोलन में तिलका माझी एक प्रसिद्ध नाम है। इन्होंने ईस्ट इंडिया कंपनी के बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूली और जमीन पर कब्जे के खिलाफ जो पहाड़िया आदिवासियों ने आंदोलन किया, इसको नेतृत्व दिया था। एक बार फिर से पहाड़िया विद्रोह हो रहा है 1779 ईस्वी में, और इस विद्रोह को नेतृत्व कर रहे हैं तिलका माझी। बिहार, बंगाल और उड़ीसा में राजस्व वसूली के खिलाफ हो रहा है, ये राजस्व वसूली और जमीन पर कब्जे के खिलाफ हो रहा है। तो इसके आंदोलन को नेतृत्व प्रदान कर रहे हैं तिलका माझी। तिलका माझी ने 1780 से 85 के बीच ब्रिटिश हुकूमत के ऊपर लगातार हमले किए। इसके लिए आदिवासियों और अन्य लोगों ने को एकजुट करना भी इन्होंने शुरू किया, और साल के पेड़ की छाल जो होती थी, इसमें गांठ बांध कर वे निमंत्रण भेजा करते थे। तिलका माझी ने भागलपुर के पहले कलेक्टर ऑगस्टस क्लीवलैंड, ये आपको जनरली फैक्ट्स नहीं मिलते, तो आप इनको स्क्रीनशॉट्स ले लिया कीजिएगा। तिलका माझी ने भागलपुर के प्रथम कलेक्टर अगस्टस क्लीवलैंड को 1784 में तीर एवं धनुष से जख्मी कर दिया था, जिससे उनकी मृत्यु हो गई, और इसी कारण तिलका माझी को गिरफ्तार कर 1785 ईस्वी में भागलपुर के बीच चौराहे पर फांसी की सजा दे दी गई। तो ये जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ दूसरा आंदोलन हम लोगों ने पढ़ा, जो है पहाड़िया विद्रोह। 1779 ईस्वी में आया, नेतृत्व किया था तिलका माझी ने। 1785 में इन्हें फांसी की सजा दे दी गई। आगे आते हैं हम लोग जनजातीय आंदोलन में चुआर विद्रोह। 1769 से 1805 के बीच। साइड में इंडिया का मैप आ रहा है फ्रेंड्स, और वहाँ पे हम लोग मार्क कर दे रहे हैं कि आप ये याद रख पाए कि ये कहाँ पे हो रहा है। 1769 से 1805 के बीच में हुआ। जंगल महाल के भूमिजों को चुआड़ कहते थे। ये जो अंग्रेज अधिकारी लोग थे, ये लोग जंगल महाल के जो भूमिज लोग थे, उनको चुआड़ कहते थे। इसी से इसका नाम चुआड़ विद्रोह पड़ा है। चुआड़ क्या काम करते थे, तो जंगल साफ कर वहाँ पर खेती करते थे, पशु पक्षियों का शिकार करते और जंगल में पैदा होने वाले वस्तुओं को बेचकर गुजारा करते थे। यह विद्रोह मुख्य रूप से बंगाल के बांकुड़ा क्षेत्र से प्रारंभ हुआ, और इसमें अधिकांश स्थानीय जमींदारों को यहाँ यानी पाइक कहा जाता था, सिपाही का काम करते थे। वेतन के बदले उन्हें जमीन दी जाती थी, जो पाइकान जमीन कहलाती थी। तो अधिकांश जो स्थानीय जमींदार थे वो अंग्रेजों से पाइकान जमीन लेते थे। अंग्रेजी शासकों ने कब्जा जमाते ही चुआरों की पुश्तैनी जमीनें छीन कर नए जमींदारों को बेचना शुरू कर दिया, और इन जमींदारों के साथ मिलकर के एक नए प्रकार के समाज का निर्माण करना शुरू किया। साथ ही ये पाइकों को हटाकर बाहर से पुलिस की नियुक्ति कर दी है। मतलब जो जनजातीय चीज़ों को देखभाल करने के लिए पाइकों था, उन्हें हटा करके और पुलिस को ला लिया गया।
इससे हजारों पाइक जमीन, घर द्वार, जीविका का साधन सब कुछ खो चुके थे, अब उनके पास कुछ था नहीं। इन पाइकों ने किसानों की सम्मिलित शक्ति के साथ मिलकर विद्रोह में आग लगा दी और अब विद्रोह जो है वो विस्तृत रूप में फैल गया। मीन्स किसान तो नाराज बैठे ही थे आपसे, सिपाही भी नाराज हो गए और फिर दोनों ने मिल करके अंग्रेजी शासकों के लिए कठिनाइयां उत्पन्न करना शुरू कर दिया। इसके मुख्य नेता थे दुर्जन सिंह। तो ये याद रखिएगा, इसके मुख्य नेता थे दुर्जन सिंह। चुआड़ विद्रोह, इस विद्रोह में एक नारा दिया गया, अपना गांव अपना राज, दूर भगाओ विदेशी राज। ले गुडियार मीन्स लेफ्टिनेंट गुडियार, कैप्टन फोर्ब्स और मेजर क्रॉफ्ट को इस विद्रोह के दमन हेतु भेजा गया था। लगभग 30 वर्ष से अधिक समय तक इस अशांत क्षेत्र में शांति बहाल करने के लिए अंग्रेजों ने इस क्षेत्र के लोगों को कुछ सुविधा देने का निर्णय लिया। 1805 में जंगल महल जिला के निर्माण के बाद अलग एक जिला बनाया गया जंगल महल, और इसके निर्माण के बाद इस क्षेत्र में फिर से शांति व्यवस्था लागू हो पाई। तो ये है चुआड़ विद्रोह और जनजातीय आंदोलन से जुड़े महत्वपूर्ण फैक्ट। सो फ्रेंड्स, इसी तरह से इम्पोर्टेंट एग्जाम से रिलेटेड फैक्ट्स को तो हम लोग पढ़ते ही हैं, कंटेंट को समझने की भी कोशिश करते हैं, और जो कन्फ्यूजन होता है वो नहीं हो इसके लिए पिक्चर्स का भी सहारा ले लिया जाता है। तो हमारे जो प्रिपरेशन होते हैं उसको एक नया आयाम, नया आधार मिल जाता है। तो आप अगर इससे जुड़ जाते हैं, आप इससे जुड़कर अपने प्रिपरेशन को एक नया मोड़ दे सकते हैं। आगे आते हैं जनजातीय आंदोलन के पागलपंथी विद्रोह पर। 1813 से 31 के बीच ये विद्रोह हो रहा है। इसके संस्थापक है टीपू। उद्देश्य है जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह करना। यह विद्रोह होता है बंगाल में। जमींदारों के विरुद्ध इस आंदोलन को शुरू किया गया। शुरू करने वाला है टीपू। पागलपंथी एक प्रकार का अर्ध धार्मिक संप्रदाय था जो उत्तरी बंगाल में करम शाह के द्वारा चलाया जा रहा था। उत्तरी बंगाल में करम शाह चला रहे थे पागलपंथी नामक एक अर्ध धार्मिक संप्रदाय को। अब आते हैं हम लोग अपने अगले स्लाइड्स पे और देखते हैं पागलपंथी विद्रोह से जुड़े अन्य फैक्ट्स को। लेकिन इसके पहले फ्रेंड्स एक आग्रह कि आप चैनल को कर लीजिए सब्सक्राइब। अगर आप इस बार बीपीएससी 69वीं में बैठ रहे हैं या किसी भी गवर्नमेंट जॉब के लिए अगर आप प्रिपरेशन कर रहे हैं तो ये चैनल आपको बहुत मदद करने वाला है। डिस्क्रिप्शन लिंक्स में है, लिंक दिए गए हैं डिस्क्रिप्शन में, आप वहाँ से कर सकते हैं। हमारे ऐप को भी डाउनलोड, और ऐप की विशेषता बताऊं इससे पहले हम लोग देख लेते हैं पागलपंथी विद्रोह के कुछ अन्य फैक्ट को। 1825 ईस्वी में करम शाह के उत्तराधिकारी है पुत्र टीपू, इसको एक्चुअली टीटू के नाम से भी जाना जाता है, ने जमींदारों के अत्याचार के खिलाफ विद्रोह किया। यह विद्रोह इस क्षेत्र में 1840 से 50 तक चलता रहा। जमींदार और साहूकारों के अत्याचार के खिलाफ टीपू ने स्थानीय गारो जनजाति के लोगों के साथ इस विद्रोह को प्रारंभ किया था। सो एक और फैक्ट आपको मिल गया, यहाँ पे जो जनजाति थे वो गारो जनजाति थे। अब आते हैं अगले विद्रोह पे, ये है भील विद्रोह। 1818 में हुआ था। जनजातियों द्वारा उठाया गया पहला ब्रिटिश प्रतिरोध आंदोलन था। जनजाति का शांतिपूर्ण जीवन का एक लंबा इतिहास रहा है, लेकिन ब्रिटिश प्रशासन के द्वारा जब परिवर्तन किए गए और सामंती व्यवस्था लाया गया तो इससे ये सरकार के खिलाफ उग्र बन गए। 1818 में, वर्ष 1818 में सभी भील आदिवासी राज्यों ने एक संधि पर हस्ताक्षर करने के लिए ब्रिटिश शासन से हाथ मिला लिया। सभी जितने भी थे इन सभी लोगों ने ब्रिटिश शासन से हाथ मिला लिया। ठीक है, अब इसके बाद में दिक्कतें आनी शुरू होती हैं। इससे जनजाति की, अब अंग्रेज जो थे वो असली मालिक बन गए थे, क्योंकि अब उन्हें राज्य के बाहरी और आंतरिक दोनों मामले में हस्तक्षेप करने और नीति निर्माण करने का अधिकार मिल गया था। इसके अलावा भीलों को जंगल में प्रचुर मात्रा में उत्पादित विभिन्न उत्पादों के उपभोग और उपयोग के अधिकारों से वंचित कर दिया गया। इससे जनजाति की अंग्रेजों के खिलाफ नाराजगी बढ़ गई, क्योंकि उन्हें विभिन्न बुनियादी सुविधाओं से वंचित किया जा रहा था। ब्रिटिश सरकार ने इस असंतोष को दबाने के लिए विद्रोह को कुचलना शुरू किया और इसके लिए उन्होंने सेना का सहारा लिया। सो जनजातीय आंदोलन में भील विद्रोह लगभग उन्हीं चीज़ों से उठ कर के आ रहा है। जब उनके अधिकार को छीना जा रहा है, जंगलीय उत्पाद को प्रयोग करने से मनाही की जा रही है, तभी ये विद्रोह भी हो रहा है। घने जंगल में लगातार बढ़ती कठिनाइयों के कारण विद्रोह को पूरी तरह से कुचलने के लिए सेना को जंगल में गहराई तक जाना था, जो कि सक्षम नहीं था। एक ब्रिटिश प्रतिनिधि है कर्नल वाल्टर।
इसने आदिवासियों के साथ शांति समझौता करने का निर्णय लिया क्योंकि इनके सैनिक उनके गढ़ तक नहीं जा पा रहे थे। मूल निवासियों को उनके विभिन्न करों और उनके वन अधिकारों के अधिकार में छूट दे दी गई। भले ही अंग्रेज विद्रोह को दबाने का दावा कर सकते थे, लेकिन भीलों के निवास वाले क्षेत्र में कभी भी अस्थायी शांति हासिल करने में भी सक्षम नहीं हुए। यानी जो भीलों वाला क्षेत्र था, यहाँ वो कुछ खास सफलता प्राप्त करने में सफल नहीं दिखे। तो ये था जनजातीय आंदोलन में हम लोग भील विद्रोह को कर रहे थे। अब हम लोग बढ़ेंगे अपने नेक्स्ट स्लाइड्स पे और देखेंगे जनजातीय आंदोलन से जुड़े और महत्वपूर्ण कंटेंट को। और अगला जो टॉपिक है वो है फैराजी विद्रोह से। फराइजी के नाम से भी इसको जानते हैं। 1820 से 1858 तक चला। ये नेता है दादू मीर। फैराजी लोग होते कौन है, पहले इनको समझ लिया जाए। तो ये फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए जो संप्रदाय था उसके अनुयायी थे। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय के अनुयायी थे। ये आंदोलन बंगाल में हुआ। इसके नेता दादू मीर थे। फैराजी लोग शरीयतुल्लाह द्वारा चलाए गए संप्रदाय को मानने वाले लोग थे। मोहम्मद मोहसिन या दादू मीर ने जमींदारों की ज़बरदस्त वसूली का प्रतिरोध किया और इसके लिए किसानों को संगठित किया। यह अंग्रेज और जमींदार के विरुद्ध किसानों का आंदोलन था। तो जो फरियाजी विद्रोह था यह अंग्रेज और जमींदार दोनों के विरुद्ध था और आंदोलन किसका था, तो किसानों का आंदोलन था। आते हैं अपने अगले स्लाइड्स पे। इसमें आप याद रखिएगा शरीयतुल्लाह क्या है, समय क्या है, प्रमुख नेता कौन थे। नेक्स्ट, दादू मीर ने नारा दिया समस्त भूमि का मालिक खुदा होता है। यह विद्रोह 1838 से 1857 तक चलता रहा। कालांतर में इस संप्रदाय के जो समर्थक लोग थे वे वहाबी आंदोलन में भी शामिल हो गए। कई बार फ्रेंड्स बैकग्राउंड से कुछ नॉइज़ आती है जिसको मैं कोशिश करता हूँ कि इसको मेंटेन कर पाऊँ, न्यूनतम आवाज़ आप तक जाए। लेकिन मुझे लगता है कि क्लासरूम भी अगर हम लोग कर रहे होते तो इतना आवाज़ आता है और इससे हम लोग मैनेज कर सकते हैं। अगर इसको हम लोग मैनेज करके स्क्रीन पे देखें तो यहाँ तो कंटेंट चलते ही रहते हैं, तो आप यहाँ से मुझे नहीं लगता कि कोई बहुत बड़ा प्रभाव आप पे पड़ता होगा। फिर भी मेरा प्रयास होगा कि धीरे धीरे इस शोरगुल को और कम किया जाए। आगे आते हैं हम लोग कोल विद्रोह के बारे में। 1831-32 ईस्वी में हुआ ये छोटा नागपुर जो कि वर्तमान झारखंड, उस समय बिहार का ही हिस्सा था ये। कोल भारत में छोटा नागपुर क्षेत्र के निवासी थे। अंग्रेजों के आगमन से पहले भी अपने पारंपरिक प्रमुखों के अधीन पूर्ण स्वायत्तता का आनंद लेते थे, लेकिन जब अंग्रेज आए इसके बाद से यह प्रथा बदल गई। ब्रिटिश सरकार ने गैर आदिवासी साहूकार, जमींदार और व्यापारियों की अवधारणा भी पेश की। इस वजह से कोल अपने पारंपरिक जमीन में कामों को नहीं कर पा रहे थे, जिसके कारण इनके अंदर विद्रोह की भावना हुई। ब्रिटिश न्यायिक नीतियों ने उनके संकट को और बढ़ा दिया। इन सब के चलते कोलों ने 1831-32 में ब्रिटिश सरकार और बाहरी लोगों के खिलाफ विद्रोह कर दिया। इसके प्रमुख नेता थे बुद्धू भगत। इन्होंने कई गैर आदिवासियों को मार डाला और कई घरों को भी जला दिया। इनका सशस्त्र विद्रोह 2 साल तक चला, जिसके बाद अंग्रेजों ने इस विद्रोह को बेरहमी से दबा दिया। जनजातीय आंदोलन में ये हम लोग पढ़ रहे थे कोल विद्रोह। प्रमुख नेता याद रखिएगा बुद्धू भगत। ब्रिटिश न्यायिक नीतियों के कारण ये हुआ था। और आगे बढ़ते हैं हम लोग अपने अगले जनजातीय आंदोलन पे, जो है खासी विद्रोह, जो 1830 से 33 के बीच हुआ। ये उत्तर पूर्वी पहाड़ पर हुआ था। खासी विद्रोह का वैसे आप अगर स्टेट से संबंध ले तो असम से जुड़ा हुआ है। ये खासी विद्रोह असम में हुआ था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण ब्रिटिशों द्वारा वहाँ के स्थानीय जनजातियों को जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना था। इस विद्रोह का प्रमुख कारण था ब्रिटिशों के द्वारा वहाँ के जो लोकल जनजाति है उनको जबरन सड़क निर्माण में लगाया जाना। इसका नेतृत्व किया था तीरथ सिंह ने और अंततः 1833 में ब्रिटिश सेना द्वारा इसको भी कुचल दिया गया। इस विद्रोह की शुरुआत हुई थी सन 1830 ईस्वी में। तो ये था खासी विद्रोह से जुड़ा इम्पोर्टेंट फैक्ट्स। आप हो सकता है इसमें से बहुत सारे फैक्ट्स को जानते हो, तो आपका ये रिवीजन हो जा रहा है। और अगर आपको लग रहा है कि कोई फैक्ट्स आप नहीं जानते तो उसका आप स्क्रीनशॉट लेके डिजिटल नोट्स बना सकते हैं। फिलहाल हम लोग आते हैं अपने अगले टॉपिक पे, जो है बहुत इंपॉर्टेंट, कुक्का विद्रोह। 1840 से 1872 तक चला। तो कुक्का विद्रोह की शुरुआत होती है पंजाब में एक धार्मिक आंदोलन के रूप में, पर धीरे धीरे ये राजनीतिक विद्रोह के रूप में बदल गई। सिखों के जो नामधारी संप्रदाय के लोग होते हैं ये लोग कुक्का कहलाते हैं।
और इन्हीं के द्वारा कुका विद्रोह को शुरू भी किया गया था। शुरुआत करने वाले थे भगत जवाहर मल। इनको सियान साहब के नाम से भी जानते हैं, इनको सियान साहब के नाम से भी जानते हैं। और इनके शिष्य है बालक सिंह और राम सिंह। इन्हीं के द्वारा पश्चिमी पंजाब में कुका आंदोलन की शुरुआत की गई। कुका कौन थे वो आपने जाना, सिखों के नामधारी संप्रदाय के लोग कुका थे। इन्होंने कुका विद्रोह को शुरू किया था। शुरू करने में भगत जवाहर मल की प्रमुख भूमिका आती है। इनका एक नाम सियान सिंह भी है और इनके शिष्य है राम और बालक सिंह, जो पश्चिमी पंजाब में इनके आंदोलन से जुड़े हुए हैं। कुका लोगों ने पूरे पंजाब को 22 जिलों में बांटकर अपनी समानांतर सरकार बनाई, पैरेलल गवर्नमेंट। अधूरी तैयारी में ही विद्रोह भड़क उठा था, इस कारण इसको दबा दिया गया। 1882 के आंदोलन के एक प्रमुख नेता राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया, जहां 1885 में उनकी मृत्यु हो गई। ये याद रखिएगा, राम सिंह को अंग्रेजों द्वारा रंगून निर्वासित कर दिया गया, वहीं पर उनकी मृत्यु 1885 में हो गई। अब कोई नेतृत्व इनके पास नहीं था, कोई नेता नहीं था, आंदोलन कमजोर पड़ते गया और धीरे धीरे आंदोलन पूरी तरह से समाप्त हो गया। तो ये था जनजातीय आंदोलन, जिसमें हम लोग कुका विद्रोह को पढ़े। जनजातीय आंदोलन के अंतर्गत हम लोग पढ़ेंगे अपने अगले आंदोलन को पढ़ने के लिए। उसके पहले एक इन्फॉर्मेशन मैं आपको दे दूं फ्रेंड्स, कि आप जब डिस्क्रिप्शन में जाएंगे तो यहाँ आपको एक ऐप के बारे में मिलेगा, एक लिंक है जिसे आप डाउनलोड कर लीजिएगा। और ये बीपीएससी के प्रिपरेशन में किस तरह से मदद करेगा, मैं इसके बारे में भी बात करूंगा। फिलहाल देखते हैं अपने अगले विद्रोह, खोंड विद्रोह को। तो ये खोंड जनजाति है जो उड़ीसा में पाई जाती है। चक्र बिसोई इस खोंड के नेता थे। उनके विद्रोह का मुख्य कारण था मारिया की प्रथा को दबाने का अंग्रेजों का प्रयास। मारिया एक बलिदान की प्रथा थी, बलि देने की प्रथा थी, जिसको अंग्रेज दबा रहे थे और बदले में जमींदार और साहूकारों की आमद के साथ नए करों को पेश कर रहे थे। तो ये दोनों रीजन था जिस रीजन से खोंड विद्रोह शुरू हुआ। तो आपसे ये पूछा जाएगा कि खोंड जनजाति कहाँ से थे, तो उड़ीसा से थे। नरबली प्रथा के बारे में आप लोगों ने पढ़ा होगा फ्रेंड्स, जो नरबली प्रथा उस समय थी, हार्डिंग ने जिसे हटाया था। तो ये जो नरबली प्रथा थी वो खोंड जनजातियों में वृहद रूप से पाई जाती थी। ये भी एक फैक्ट्स है। और इनके जो नेता थे वो याद रखिएगा, चक्र बिसोई इनके नेता थे। तो जो मैं बता रहा था आपके लिए इम्पोर्टेंट साबित होगा, वो एक तो आपको इवैल्यूएशन करने में मदद करेगा और अपना मूल्यांकन करके ये जांच पाना कि मुझे क्या पढ़ना है, बहुत इंपॉर्टेंट होता है। इसके लिए भी हम लोगों ने एक वीडियो बनाया है जिसका लिंक है डिस्क्रिप्शन में, आप उसे ध्यान से देखिएगा। अगला आते हैं संथाल विद्रोह पे, जो बहुत प्रसिद्ध है और मार्क्स की दृष्टि से भी बहुत इंपॉर्टेंट है। 1855-56 यानी 57 के क्रांति के ठीक पहले का वर्ष संथाल विद्रोह संथाल जनजाति के द्वारा हो रहा है। ये जो उस समय संथाल विद्रोह जो था वो बिहार के संथाल जनजातियों के द्वारा था। अभी वर्तमान में देखेंगे तो झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था। विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कानू, चांद और भैरव, इस 4 ने किया था। विद्रोह का नेतृत्व 4 भाइयों ने किया था, सिद्धू, कानू, चांद, भैरव। संथालों ने मुख्य रूप से राजमहल और भागलपुर के बीच के क्षेत्रों पर कब्जा कर लिया और इसे ये दमन ए कोह के नाम से जानते थे। इन्होंने बाहरी लोगों के खिलाफ भी विद्रोह किया, जिसे ये दिकू कहा करते थे। हम लोग पहले भी पढ़े हुए हैं, गैर आदिवासियों को ये दिकू कहते थे। इनका प्राथमिक उद्देश्य विदेशी या ब्रिटिश शासन का पूरी तरह से सफाया कर देना था। मतलब दिकुओं को ये हटाना चाह रहे थे, विदेशियों को ये हटाना चाह रहे थे। संथाल विद्रोह से जुड़े ये इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को याद रखिएगा। जो नेतृत्व कर रहे थे वो थे सिद्धू, कानू, चांद और भैरव। झारखंड, पश्चिम बंगाल और बिहार के क्षेत्र में था। अपने अगले स्लाइड्स पे आते हैं और जानते हैं और कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स को संथाल विद्रोह से जुड़े। पुलिसकर्मी, जमींदार, राजस्व और अदालत के अधिकारियों द्वारा संथाल लोगों पर किए गए शोषण ने उनके आक्रोश को और भी बढ़ा दिया। साहूकारों ने 50 से लेकर 500% तक की ब्याज दर को लागू किया, वसूलने की कोशिश की। इनके अतिरिक्त ब्रिटिश सरकार ने भी गरीब संथालों के साथ न्याय करने के बजाय उसके उत्पीड़कों को शरण दिया। 1855 में 10,000 से अधिक संथालों ने औपनिवेशिक सरकार के खिलाफ विद्रोह किया। इसी बीच 1856 में इन्हें ब्रिटिश सरकार ने पकड़ लिया और आंदोलन को बेरहमी से दबा दिया गया। तो ये संथाल विद्रोह था। संथाल विद्रोह से जुड़े इंपॉर्टेंट फैक्ट्स हम लोगों ने देखा। अब आते हैं आगे जनजातीय आंदोलन के अन्य एक विद्रोह को देखते हैं। आप स्क्रीनशॉट्स ले लिया कीजिएगा, जो कि एक डिजिटल नोट्स हो जाएगा आपके पास। जिस भी स्लाइड्स में आपको लगे कि इसके इंफॉर्मेशन आपके लिए काम की है, आप उसका स्लाइड्स
को स्क्रीनशॉट करके ले सकते हैं। सो अब हम लोग बढ़ेंगे अपने अगले स्लाइड्स पे और देखेंगे कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट्स जनजातीय आंदोलन से जुड़ा हुआ, और एक ऐप के बारे में भी हम लोग बात कर रहे थे, उसके बारे में भी बात करेंगे। लेकिन फिलहाल सबसे इम्पोर्टेंट जनजातीय आंदोलन मुंडा विद्रोह। मुंडा लोगों ने अंग्रेजों को बहुत ज़बरदस्त शिकस्त दी थी। यह विद्रोह 1895 में प्रारंभ हुआ और 1901 तक चलते रहा। मुंडाओं के विद्रोह का क्षेत्र भी छोटा नागपुर पठार वर्तमान झारखंड ही था। प्रमुख नेता थे बिरसा मुंडा, और मुंडा विद्रोह को ही उलगुलान विद्रोह भी कहा जाता है। मुंडाओं में सामूहिक खेती का प्रचलन था। इस तरह की खेती को खुटकुटी कहा जाता था। मुंडाओं की जमीन पर जमींदारों द्वारा कब्जा कर लिया गया था, जिससे मुंडाओं में आक्रोश था और मुंडाओं द्वारा छिटपुट विद्रोह किए जाते थे। किंतु मुंडाओं को संगठित करने का प्रयास किया था बिरसा मुंडा ने, और इन्होंने खुद को ईश्वर का दूत भी बताया था। लोग इसे भगवान के रूप में भी देखते थे। तो इन्होंने इनके जो अनुयायी आप कह सकते हैं या इनके बातों को मानने वाले कह सकते हैं, उन लोगों ने इनका भरपूर समर्थन किया था और अंततः ये एक गुट बनाकर लोगों का सहयोग प्राप्त किया और मुंडा विद्रोह को जन्म दिया था। बिरसा मुंडा के ही नाम पे इस विद्रोह का नाम मुंडा विद्रोह पड़ा। फ्रेंड्स, वो मुंडा विद्रोह हम लोग कर रहे हैं, तो उस समय के विद्रोह के समय में बिरसा मुंडा का जो उदय हुआ था वो एक चमत्कारिक नेता के रूप में उदय हुआ था। ये लोगों को विश्वास दिलाते थे कि ईश्वर ने मुझे अपना दूत बनाकर भेजा है और मुझ में ईश्वर की तरह की दिव्य शक्तियाँ हैं, और इसलिए मैं इस शोषण और अन्याय से आपको मुक्त करा सकता हूँ। ये जब लोगों ने जाना कि ईश्वरीय शक्ति है इनके पास, उन लोगों को भी एक शक्ति मिली कि हम इससे पार पा सकते हैं। तो धीरे धीरे लोग मुंडा को देखने के लिए एकत्रित होना शुरू हो गए। मैं बार बार हिस्ट्री क्लास में ये बात करता हूँ कि भारतीय लोगों के लिए धर्म बहुत एक सेंसिटिव विषय होता है। पॉजिटिव निगेटिव बोथ रूप से ये प्रभावित करता है। 1899 ईस्वी में क्रिसमस के दिन बिरसा मुंडा ने अचानक उग्र रूप धारण किया। अंग्रेजों को मार भगाने के लिए जमींदारों और महाजनों के अत्याचार से मुक्त करने के लिए मुंडाओं को एकत्रित करने लगे। इनके आह्वान पर अब पूरी धरती पर मुंडाओं का शासन होगा, ऐसा नारा शुरू हुआ। बिरसा मुंडा ने कहा कि इन दिकुओं से हमारी लड़ाई होगी और इनके रक्त से हमारी धरती लाल होगी। ये नारा दिया था जनजातीय आंदोलन के दौरान बिरसा मुंडा ने। 1899 में क्रिसमस के दिन ही यह आंदोलन शुरू हुआ। 5 जनवरी 1900 को, यानी बहुत लंबा नहीं, विद्रोह की शुरुआत कर दी गई जो प्लानिंग की गई थी। चारों तरफ भयंकर रक्तपात हुआ। कई अंग्रेज और महाजन जमींदार मारे गए, किंतु बाद में अंग्रेजी सेना ने इसका विद्रोह करना शुरू किया। मुंडाओं के विद्रोह का दमन किया। बिरसा मुंडा पकड़ लिए गए। इन्हें रांची जेल में भेज दिया गया, जहां इनकी मृत्यु हो गई। हालांकि इसमें बीमारी के इनमें कोई लक्षण नहीं देखने को मिले थे, तो लोगों ने ये भी आरोप लगाया था कि इन्हें जहर दे दिया गया होगा। अब फ्रेंड्स, मैं क्विक में उस ऐप के बारे में बात करूं तो वहां आपको अपने इवेल्युएशन करने के लिए मिल जाएंगे फ्री में 2 टेस्ट जिसको आप हल कर सकते हैं, और उसी पर हम बीपीएससी स्पेशल फ्री ऑफ कॉस्ट कोर्सेज भी लॉन्च करने जा रहे हैं। अब हम लोग देखेंगे अपने अगले स्लाइड्स में प्रीवियस ईयर क्वेश्चंस को। पहला एसएससी 2019 से क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से कौन सा युग्म गलत है? कोल विद्रोह बुद्धू भगत, संथाल विद्रोह सिद्धू कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा और पहाड़िया आंदोलन मुकुंद राय। अब ये बताना है कि इसमें से कौन सा जो जोड़ा है वो गलत मिला हुआ है। कोल विद्रोह बुद्धू भगत, ये तो अभी हम लोगों ने पढ़ा। संथाल विद्रोह सिद्धू और कानू, मुंडा विद्रोह बिरसा मुंडा, पहाड़िया आंदोलन का मुकुंद राय। तो ये गलत है ऑप्शन, पहाड़िया आंदोलन का मुकुंद राय नहीं थे। यूपी पीसीएस 2020 का क्वेश्चन है, भारत के इतिहास के संदर्भ में खुटकुटी प्रणाली या संयुक्त स्वामित्व निम्नलिखित में से किस घटना का वर्णन करता है? ए मुंडा या उलगुलान विद्रोह का, बी है संथाल विद्रोह, सी खोंड विद्रोह, डी रामोसी राइजिंग्स। तो ये हो जाएगा ए मुंडा उलगुलान विद्रोह। यूपीपीसीएस 2020 के प्रश्न थे। आइए ऐसे ही कुछ और प्रश्न को देखते हैं। आरआरबी 2018 में प्रश्न था, संथाल विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? सिद्धू कानू, बिरसा मुंडा, ताना भगत, नीलांबर पीताम्बर। तो हम जानते हैं संथाल विद्रोह का किया था सिद्धू और कानू ने। 1875 से 1900 के बीच मुंडा विद्रोह चला। इसके नेता कौन थे? बिरसा मुंडा, राघव मुंडा, बलविंद मुंडा, राजेश मुंडा। बहुत आसान प्रश्न था, बिरसा मुंडा इसका उत्तर हो जाएगा। बीपीएससी 2017 में प्रश्न था, भारत के किस राज्य में संथाल विद्रोह हुआ था? बिहार, मध्य प्रदेश, छत्तीसगढ़, झारखंड। तो अभी के झारखंड हो जाएगा।
पागल पंथ की स्थापना किसने की थी? बुल्ले शाह, करम शाह, यदुवेंद्र सिंह, स्वामी सहजानंद। तो ये अभी हम लोगों ने पढ़ा होगा बी, करम शाह ने पागल पंथ की स्थापना की थी। देखते हैं और क्वेश्चंस को। कोल विद्रोह से संबंधित क्षेत्र कौन सा है? अगेन तो ये झारखंड, बंगाल, महाराष्ट्र और राजस्थान, इसमें आपको चुनना है। बहुत आसान प्रश्न है, झारखंड हो जाएगा। आनंद मठ में किस विद्रोह की चर्चा मिलती है? एसएससी एमटीएस 2017 का प्रश्न है। मुंडा सिपाही, सन्यासी, वेलांटेपी, सन्यासी विद्रोह इसका सही उत्तर हो जाएगा। सो आनंद मठ में सन्यासी विद्रोह की चर्चा का वर्णन मिला है। देखते हैं और कुछ क्वेश्चंस। पागलपंथी विद्रोह का नेतृत्व किसने किया था? तो जवाहर मल थे, भगत जवाहर मल, जतरा भगत, टीपू, सीताराम काजू। तो टीपू हो जाएगा इसका सही उत्तर। कुका विद्रोह ग्रुप डी 2018 में पूछा गया है, कहाँ हुआ था? महाराष्ट्र, पंजाब, केरल या बंगाल। तो कुका विद्रोह हुआ था पंजाब में। अब हम लोग आज के लिए यहीं पे वीडियो को करेंगे समाप्त और मिलेंगे आपसे। डिस्क्रिप्शन में जो लिंक दिया गया है इस ऐप को जरूर डाउनलोड कर लीजिएगा। आज के लिए इतना ही, थैंक यू। कोई भी सपना साकार करने के लिए सबसे जरूरी है सही कोच का होना। चुनिए ब्रिज सिविल सर्विस क्लासेस को और करें अपने सिविल सर्विस एग्जाम्स का सपना साकार। डाउनलोड द ऐप नाउ।